प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार के बारे में। देखिए, सत्ता संगठन का महत्वपूर्ण आधार है। कोई भी संगठन बगैर सत्ता के कार्य नहीं कर सकता और प्रत्येक संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक समूह, एक व्यक्ति में सत्ता निहित होती है। इस सत्ता के क्या आधार हैं या सत्ता को प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं, इसके बारे में मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताओं की बात की है। पहला, मैक्स वेबर जिस सत्ता की बात करते हैं उस सत्ता को वे परंपरागत सत्ता के रूप में हमारे सामने रखते हैं। परंपरागत सत्ता में प्रजा या अधीनस्थ का उच्चाधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों को पालन करने का जो आधार बनता है वह आधार होता है कि सदैव से ऐसा होता आ रहा है और अधीनस्थ पूर्व से प्रचलित जो व्यवस्थाएं हैं उनको इसी आधार पर स्वीकार करते रहते हैं। इस प्रकार की जो सत्ता है, इस सत्ता में अधीनस्थ जो है वो उच्चाधिकारी के सेवक के रूप में और उच्चाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को पूर्णतः सही मानते हुए उसकी पालना करते चले जाते हैं। यानी कि अधीनस्थ और जनता जो है इस आधार पर आदेशों की पालना करती रहती है कि पूर्व में भी वह इन आदेशों की पालना करती रही है या वो करते रहे हैं। तो परंपरागत सत्ता में जन सामान्य या अधीनस्थ पूर्णतः उच्चाधिकारी के आदेशों को स्वीकार करते रहते हैं। वो अपने विवेक, अपने ज्ञान या अपनी समझ से उन आदेशों को विश्लेषित नहीं करते, अपितु पूर्व में प्रचलित व्यवस्थाओं के आधार पर ही उन आदेशों की पालना करते रहते हैं। सामान्यतः ऐसे आदेश या ऐसी सत्ता जो है वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पाई जाती है। राजा के प्रति एक विशेष विश्वास, एक विशेष प्रकार की सहमति का भाव प्रजा और अधीनस्थों के अंदर रहता है और वो ये मानते हैं कि राजा को ये अधिकार पूर्व से मिले हुए हैं, अतः उसके आदेशों की पालना तो की ही जानी चाहिए। दूसरा जो प्रकार है मैक्स वेबर के अनुसार वह है बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। अब इस प्रकार की सत्ता के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर कहते हैं कि जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय नियमों के साथ सम्मत है जिसे वो उचित समझते हैं, तो ऐसे आदेशों की पालना उनके द्वारा की जाती रहती है। हालांकि इस प्रकार के
आदेशों में या इस प्रकार के आदेशों की पालना में एक बाध्यता, एक वैधानिकता के दर्शन होते हैं। अधीनस्थ उच्चाधिकारी के आदेशों की पालना इस कारण करते हैं क्योंकि वे ये मानते हैं कि ये कानूनी है, वैधानिक है और ये शक्ति पद में निहित मानी जा सकती है। अधीनस्थ सत्ता के आदेशों की पालना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उस पद के प्रति पूर्णतः आश्वस्त होते हैं कि शक्ति पद में निहित है और पद को धारण करने वाला व्यक्ति आदेश देने का अधिकार रखता है। अतः उन आदेशों की पालना तो की ही जानी चाहिए। इस प्रकार की जो सत्ता है, उस सत्ता का यदि हम एक उदाहरण देखें तो जब अमेरिका में राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, या भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को जिसे बहुमत मिला हुआ है अपने प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो उसके पास जो सत्ता होती है वो बौद्धिक व तार्किक तथा वैधानिक हो जाती है और उसके आदेशों की पालना करना प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक पदाधिकारी के लिए, प्रत्येक अधीनस्थों के लिए आवश्यक हो जाता है। यानी कि उसे एक स्वीकृति, एक सहमति इस आधार पर मिलती है क्योंकि वह पद को धारण कर लेता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ये स्थिति बौद्धिक या वैधानिक नौकरशाही में पाई जाती है, नौकरशाही सत्ता में पाई जाती है। तीसरी बात, मैक्स वेबर करिश्मात्मक सत्ता के बारे में करते हैं। यह करिश्मात्मक जो सत्ता है, उस सत्ता में ये होता है कि जो व्यक्ति सत्ताधारी होता है वो किसी परंपरा के आधार पर या पूर्णतः किसी विशिष्ट पद के आधार पर अधीनस्थों से अपने आदेशों की पालना नहीं करवाता, अपितु वह कुछ व्यक्तिगत प्रभावों के आधार पर, उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर अधीनस्थों से आदेशों की पालना करवाता है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि करिश्मात्मक सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से पद में निहित न होकर व्यक्ति में निहित होती है और एक संगठन में इस प्रकार की सत्ता का उपयोग कई बार पदाधिकारी के द्वारा न किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी कर लिया जाता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत प्रभाव संगठन के सदस्यों के अंदर होता है और उस प्रभाव के बल पर पद पर न रहते हुए भी वह अपने आदेशों की पालना करवा लेता है। इस प्रकार की जो सत्ता है, इसमें प्रत्यायोजन की गुंजाइश नहीं रहती, यानी कि एक पदाधिकारी अपनी सत्ता को दूसरे को नहीं दे सकता। और एक और महत्वपूर्ण बात मैक्स वेबर के अनुसार कि इस प्रकार की जो सत्ता होती है उसमें अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक जैसा आचरण करते हैं और वो उसके एक तरीके से अनुयायी हो जाते हैं तथा आदर्शवादी व्यक्तित्व होने के कारण करिश्मात्मक सत्ता जो है वो अधिक प्रभावी हो जाती है। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के इन 3 प्रकारों की बात की है। अब हम बात करते हैं सत्ता के पालन के आधार की, कि सत्ता किन आधारों पर स्वीकृत होती है, किन आधारों पर उसकी पालना होती है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं विश्वास की। विश्वास सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। जब तक सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों के मन में गहरा विश्वास बना रहता है, तब तक अधीनस्थ उसके आदेशों की पालना करते रहते हैं
और विश्वास का क्षेत्र जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा ही सत्ताधारी के आदेशों की पालना होती रहती है। तो विश्वास को कायम करना, विश्वास को बनाए रखना व विश्वास को बढ़ाना सत्ता पालन का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। दूसरा है एकरूपता। एकरूपता भी सत्ता पालन का महत्वपूर्ण आधार होती है। जब तक अधीनस्थ ये मानते हैं कि सत्ताधारी द्वारा दिया गया आदेश सभी के लिए उपयोगी है, जरूरी है, तब तक अधीनस्थ उन आदेशों की पालना करते रहते हैं। और इस प्रकार के की एकरूपता का उदाहरण फांसीवादी, साम्यवादी जैसे देशों में हमें दिखाई देता है और इसी के बेस पर विचारधारा का निर्माण भी होता है। तीसरी बात सत्ता पालन के संदर्भ में यदि हम करें तो वह है दबाव। कई बार दबाव के माध्यम से भी सत्ताधारी अपने आदेशों की पालना करवाता है। कुछ संगठनों में सामान्यतः कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो न तो परंपरा के आधार पर, न वैधता के आधार पर, न बौद्धिकता के आधार पर सत्ताधारी के आदेशों की पालना करना स्वीकार करते हैं। ऐसे कुछ लोगों पर दबाव के आधार पर कार्य किया जाता है और उन्हें दबाव के माध्यम से सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो दबाव भी सत्ता पालन का आधार बनता है, परंतु उचित यह माना जाता है कि इस पद्धति का प्रयोग सत्ताधारी के द्वारा कम से कम किया जाए। सामान्यतः वो विश्वास के माध्यम से, एकरूपता के माध्यम से, सहमति के माध्यम से आदेशों की पालना करवाता रहे। दबाव का उपयोग उसके द्वारा कम से कम किया जाना चाहिए। और अंतिम बात जो इस संदर्भ में हम कर सकते हैं वह वैधानिकता की है कि सत्ताधारी पद सोपानात्मक व्यवस्था के माध्यम से सत्ता को प्राप्त करता है। यदि सत्ताधारी के द्वारा अपने पदानुकूल आदेश जारी किए जाते हैं तो उन आदेशों की पालना होती रहती है। और प्रत्येक संगठन एक पद सोपानात्मक व्यवस्था के माध्यम से क्रियाशील होता है और पद में निहित शक्ति, पद में निहित जो स्थिति है, प्रभाव है, उसका सामान्यतः अधीनस्थों के द्वारा सम्मान किया जाता है और इस आधार पर भी अधीनस्थ उच्चाधिकारी की बात को मानते हैं, उच्चाधिकारी के आदेशों की पालना करते हैं। धन्यवाद।